दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मैकेनिज्म को हटा दिया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टी केवल यह डिक्लेयर कर रही थी कि उनके पास कितना पैसा आया। अब यह बताना पड़ेगा कि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किस प्राइवेट कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, इसकी पूरी डिटेल पब्लिक में आनी चाहिए। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट यह बोल रहा है कि जो सीक्रेट तरीके से पैसा दिया जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है। 2017 में जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई थी तब यही प्रॉमिस किया गया था कि ये ब्लैक मनी को हटा देगी, करप्शन को हटा देगी। तो अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है तो आपको एसबीआई के अंदर जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे और उसके लिए पेमेंट ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो कैश का मैकेनिज्म हट जाएगा, ब्लैक मनी हट जाएगा। बट यहां पे क्वेश्चन यही उठाया गया क्रिटिक्स के द्वारा कि ट्रांसपेरेंसी कहां है, कौन सी प्राइवेट कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रही है, उसको बदले में क्या मिल रहा है, इसके बारे में आम जनता को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। एक मुद्दा यह था कि प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। तो पहले लिमिट यह थी कि प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट का केवल 7.5% ही डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्टोरल बॉन्ड के मैकेनिज्म के थ्रू किया यह गया कि भाई एक प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट का 100% डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। अब आप लॉजिक के साथ सोचो दोस्तों, कोई एक प्राइवेट कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों देगी? यहां पे ऑटोमेटिकली नियम में ही कुछ ना कुछ फिशी नजर आ रहा है। और बाद में तो यह भी सुनने में आया कि कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही थी। फिर यहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर भी बातचीत हुई। देखिए सेक्शन 29B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में और सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव मेंबर्स को किसी भी प्रकार की फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिल सकती। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर यह नियम कानून बनाया गया कि हां भाई ये पॉलिटिकल मेंबर्स भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो जब इंडिया के अंदर एनजीओ के ऊपर और उनके ऑफिस बेरर के ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे यहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रही है? तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को हटा तो दिया यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, बट अल्टरनेटिव क्या है? एक बड़ा ही पोटेंट अल्टरनेटिव ये है कि इंडिया के अंदर प्राइवेट फंडिंग की बजाय पब्लिक फंडिंग का कांसेप्ट लाया जाए। प्राइवेट फंडिंग मतलब मेरे जैसा एक इंडिविजुअल या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रही है। होना यह चाहिए कि इंडिया के अंदर एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाना चाहिए और उस फंड के अंदर टोटल पॉलिटिकल डोनेशन का पैसा आना चाहिए और वो पैसा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके बीच में बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कभी भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इस फॉर्मूले को नहीं मानेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो जो रूलिंग पार्टी का विनिंग मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप इलेक्शन में पोल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर फंड्स बांटेंगे तो रूलिंग पार्टी और जो सेकंड आई हुई पार्टी उसके बीच में जो फंड्स का एलोकेशन होगा उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और जो रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा चाहती है कि फंड्स का मेजर हिस्सा उसके पास पहुंचे। तो नेशनल इलेक्शन फंड और पब्लिक फंडिंग को आराम से कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं मानेगी। तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो हट चुके हैं, लेकिन इसके बजाय क्या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आएगा, ये यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है, खासकर तब जब 2024 में इलेक्शन